गुड मॉर्निंग बच्चों। तो एक बार मैं आप सभी का स्पेन एजुकेशन के इस परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज हमारे बीच, क्योंकि हम हर बार ये प्रयास करते हैं कि आपके साथ और आपके बीच आप जैसा ही कोई एक ऐसा व्यक्तित्व उपस्थित करें जिससे कि आप कुछ प्रेरणा ले सकें, कुछ बात कर सकें और उनसे कुछ सीख सकें। और आपको ये लगना चाहिए कि जो आदमी खास होता है वो आदमी खास अपनी मेहनत के दम पर बनता है। आम से खास बनने की प्रक्रिया एक शिक्षक के लिए, जो मैं बच्चों का विकास क्रम देखता हूं, उसमें मुझे एक ही बात लगती है कि आम से खास बनाने की प्रक्रिया केवल और केवल मेहनत है। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो आज हमारे बीच में एक ऐसे ही मेहनती शख्सियत राकेश यादव उपस्थित हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट के साथ राकेश जी का स्वागत करें। हेलो राकेश यादव, तो वेलकम। तो राकेश जो है वो अभी हाल ही में जो अपनी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वाली जो एग्जाम पिछली हुई थी उसमें सेलेक्टेड असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और बांसवाड़ा जो है इनकी पोस्टिंग आई है और ये अभी ज्वाइन करेंगे। ये लेट ज्वाइन कर रहे हैं, इनका बाद में क्लियर हुआ था वेटिंग के थ्रू। तो ये अभी बांसवाड़ा इनकी पोस्टिंग आई है और राखी के बाद जो है ये ज्वाइन करने वाले हैं। तो मूल पोस्टिंग पर जाने से पहले एक बार हमने इनसे दरख्वास्त की कि हमारे नन्हे मुन्ने छोटे मोटे बच्चों को जो है वो आप अपना, जैसे आपने मेहनत की, उस ज्ञान के बारे में बताएं। और क्योंकि परीक्षा में सफल अभ्यर्थी हैं तो ये उन चीज़ों के बारे में आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे जो इन्होंने उस परीक्षा की तैयारी के दौरान की है। तो मैं छोटा सा एक परिचय जो है राकेश जी का देकर फिर इनको माइक हैंड ओवर करूँगा, क्योंकि आप रोज़ हम लोगों को सुनते रहते हैं। तो आप, मुझे लगता है कि मेरी बातें निश्चित तौर पर थोड़ी उबाऊ लगेगी लेकिन फिर भी, क्योंकि तो राकेश जी जो हैं वो जयपुर के पास शाहपुरा एक गांव है, कस्बा है, वहाँ इन्होंने अपना 10th और 12th वहाँ से किया और बीएससी इन्होंने अग्रवाल कॉलेज से किया है और एमएससी इन्होंने आईआईटी दिल्ली से किया है 2021 में। 19 to 21 का इनका बेस था और आईआईटी दिल्ली से पीएचडी करने, आईआईटी दिल्ली से एमएससी करने के बाद ये जो है अभी नीट और जेई के बच्चों को पढ़ाते हैं। और शाहपुरा से बड़े फक्र की बात है कि शाहपुरा जैसे छोटे से कस्बे से इस बार इनके पढ़ाए हुए 3 विद्यार्थी जो हैं नीट में चयनित हुए हैं। तो छोटी छोटी जगहों पर भी जो है यदि अच्छे शिक्षक पहुंचे और बच्चों को मोटिवेट करे और बच्चों को हौसला दे कि आप कर सकते हो, तो वहां पर भी जो है जरूर प्रकाश स्थापित हो सकता है, बच्चे अच्छा कर सकते हैं। तो हम लोग हमेशा, जैसे मैं कह रहा हूं कि हम लोग चाहते हैं कि ऐसे अभ्यर्थी आए आपके बीच जिन्होंने जीरो से शुरू करके और इस मुकाम तक पहुंचे हैं, जिनके तैयारी के क्रम में उन्होंने कैसे तैयारी की, ये खुद वो व्यक्तित्व उनका खुद बोलेगा कि कैसे तैयारी की। तो ग्रामीण प्रतिभाओं के जो विकास क्रम है उसको जानना और उसको देखना, ये बड़ा एक सुनहरा मौका है। और मैं एक शिक्षक होने के नाते बड़े फक्र के साथ कह सकता हूं कि मुझे ऐसे सुनहरे मौके खूब मिलते हैं और राकेश यादव इस बात के लिए काबिले तारीफ है कि उन्होंने मुझे ऐसे फक्र करने का मौका दिया, ऐसा एक सुनहरा मौका दिया कि किस तरह से ग्रामीण प्रतिभाएं जो है बिल्कुल अनगढ़ तरीके से आकर और निखर कर अपनी खुशबू जो है समाज में चहुं और फैलाती हैं। तो आज राकेश यादव खुद जो है वो अनेकों अनेक बच्चों तक पहुंचेंगे, अपनी बात को रखेंगे और ये बताएंगे कि हम लोग जो है कहाँ कमी रखते हैं और हमें अपनी कमियों को किस तरह दूर करके हम अपने मुकाम पर पहुंच सकते हैं। तो मैं कोई बहुत ज़्यादा शब्द नहीं लूँगा, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा। दुष्यंत कुमार की कुछ पंक्तियों के साथ मैं जो है राकेश को बुलाऊंगा कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। तो आप यदि कोशिश करोगे तो सब कुछ संभव है। बाकी आगे की जुबानी राकेश यादव की बातें हैं। ठीक। तो जैसा कि सर ने बताया, मेरा नाम राकेश कुमार यादव है और मैं शाहपुरा का रहने वाला हूँ। और मैं सबसे पहले अपनी जर्नी के बारे में बताता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है मेरी। 10th क्लास मैंने शाहपुरा से किया था। मैं साइंस में रेड थे, आईआईटी के सपने थे, कोटा गया था।
स्कूल एडमिशन मेरा 12th में न्यूटन में ही था, शाहपुरा में, लेकिन कोटा में मेरा फिर सिलेक्शन हुआ नहीं। फिजिक्स में मेरे ओनली बोर्ड क्लास में 58 नंबर थे, उनमें 44, तो वो जो प्रैक्टिकल के नंबर आते हैं 14 नंबर ही थे मेरे ओनली फिजिक्स में, सेकंड डिवीजन पास था वो रोल देखे तो। उसके बाद में मैंने सपना ही छोड़ दिया था आईआईटी का, क्योंकि 68% थी, फिजिक्स में भी कोई नंबर नहीं थे, फिजिक्स के बिना सिलेक्शन भी कहाँ होता। फिर मैंने देखा कि बीएससी करते हैं। अब बीएससी में एडमिशन के लिए कॉलेजों में जाने लगा, तो यहाँ पारिक में गया, उन्होंने कहा परसेंटेज कितनी है, मैंने बोला 68 है, तो बोला नहीं बेटा यहाँ तो नहीं होगा। तो फिर उसके बाद में मैंने अग्रवाल में एडमिशन ले लिया, गवर्नमेंट तो मिलना दूर की बात 68% में। फिर उसके बाद में मैंने मेहनत की और ये देख लिया था कि अब मुझे जो भी करना है वो फिजिक्स में ही करना है। और उसके बाद में मैंने फिजिक्स में मेरे जो हमेशा बीएससी में हमेशा टॉप मार्क्स रहे फिजिक्स में, और अग्रवाल में टॉप भी रहा था परसेंटेज वाइज। उसके बाद में मैंने फिर देखा कि फिजिक्स में मेरा इंटरेस्ट हो गया, तो मैं आईआईटी की तरफ रुख कर लिया। लेकिन आईआईटी मेरा मेरा कैरियर का प्लान नहीं था, वो मेरा बैकअप प्लान था। एक्चुअली मुझे जाना डिफेंस में था, एयरफोर्स में या आर्मी में, जो लेवल्स होते हैं लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, जनरल, ये सब लेवल्स होते हैं, उनमें जाना था मुझे। फिर क्या होता है कि दिसंबर 2020 में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ जाती है, जो कि मेरा बैकअप प्लान था, और 2014 के बाद में वो पहली बार वैकेंसी आई थी। तो उसमें फिर मेरा ये था कि मुझे कुछ भी हो जाए इसको निकालना है। अब उसी के साथ में हमारी एग्जाम डेट भी आ गई थी 4 अप्रैल 2021 को, क्योंकि मुझे हर एक डेट एग्जैक्टली याद है। 28 दिसंबर 2020 लास्ट डेट थी, 4 अप्रैल को मेरा एग्जाम था। तो मैंने देखा 3 महीने, लेकिन डिफेंस की तैयारी करते करते मेरा मोटिवेशन इतना हो गया था कि मैं कुछ भी चाहूँ वो कर सकता हूँ, और मेरी पर्सनैलिटी ऐसी डेवलप हो गई थी कि मैं जो भी करना चाहूँ कर सकता हूँ। 3 महीने थे मेरे पास, सिलेबस इतना था कि राजस्थान जी के भी मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। जो तुम्हारे सबसे ज़्यादा डाउट रहता है कि राजस्थान में कौन सा कहाँ से करूँ, सबको पता है कि ये करना है, फिर भी बार बार मन करता है कि सर नहीं ये बताओ, हर से पूछते होंगे आप राजस्थान जीके का, तो सारे क्वेश्चंस थे मेरे सामने कि कहाँ पर कैसे क्या करना है। 3 महीने मैंने जोर लगाया पूरा, 20-20, 21-21 घंटे पढ़े। आज यदि ऐसे बात करूँ तो मजाक लगता है, मुझे खुद को भी मजाक लगता है, लेकिन पता नहीं मेरा माइंड सेट क्या था कि मैंने 20-20, 21-21 घंटे पढ़े। और मेरा 2019 से 21 का आईआईटी का जो बैच है वो मेरे को जानता है कि मैंने वो तैयारी वास्तविकता में किया नहीं। तो आपका कोई हो नोन, तो उनको भी विश्वास नहीं होगा कि ये कर सकता है, क्योंकि मैं यही करता रहता था वहाँ पर, क्रिकेट खेलना, क्योंकि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, मैं सीआर था, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, तो मुझे वहाँ पर फंक्शंस वगैरह करने होते थे। तो सारे, क्योंकि मुझे लीडरशिप क्वालिटी सीखनी थी वहाँ पे, मुझे ये नहीं करना था कि मुझे एकेडमिक्स में बहुत कुछ अच्छा करना है। उसके बाद में फिर मैंने उसकी तैयारी शुरू की, और 3 महीने में 28 मार्च के आसपास 2021 में दोबारा से अनाउंस होता है कि कोविड का दोबारा से लॉकडाउन लगेगा, और एक ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का कुछ था, तो उसकी वजह से ये हो गया था कि एग्जाम पोस्टपोन होगी। तो मैंने एक चीज़ वहाँ से ये सीखी कि यदि उस दिन मैं मेहनत नहीं करता तो आगे वाले जो अगली एग्जाम होती है 22 सितंबर को या 24 को, आई थिंक दोनों पेपर थे, 22 को बीआरसी का था या 24 को बीआरसी का था, 22 को उसका था असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो मुझे और 4 महीने मिले। यदि मैं तैयारी 1 अप्रैल से कर रहा होता तो फिर मुझे वो 4 महीने मिलते जो शुरू वाले 4 महीने मिलते। मैंने 1 जनवरी से शुरू किया तो मेरे को टोटल 7 महीने मिल गए, और मैं श्योर हो गया था। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मुझे सिलेक्शन लेना, मैं ये सोचता था कि मुझे AIR जो भी फर्स्ट रैंक होती है अपने पूरे राजस्थान में वो लानी है, और मेरी तैयारी उस लेवल की थी भी। बाद में जैसे मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी एग्जाम निकाली, कैसे निकाली, तो उनसे आइडिया लग जाएगा कि मेरी किस लेवल की मेहनत थी। उसके बाद में क्या होता है कि जैसे ही जीके का पेपर देता हूँ, जीके में मेरे 24 या 25 नंबर थे, तो अच्छा गया, एवरेज मार्क्स थे, बढ़िया नंबर थे। उसके बाद में फिजिक्स का फर्स्ट पेपर मैंने अटेम्प्ट किया, और असिस्टेंट प्रोफेसर का पहली बार ऐसा हुआ कि इतना टफ पेपर आया, इतना ज़्यादा कैलकुलेटिव पेपर था कि पूछो मत। उस पेपर में 35 से 40 भी आप स्कोर कर लेते ना, थोड़ा दिमाग लगा के आराम से हो जाते। लेकिन क्यों? क्योंकि सबने माइंडसेट बना रखा था कट ऑफ इतनी जाएगी, 55 का तो क्वेश्चन नंबर का तो अटेम्प्ट करके ही आना है, तो ये माइंडसेट मेरा भी था। और मैं तो जब अप्लाई किया था तो ओनली 21 साल का लड़का था एक। मैंने जब अप्लाई किया था जिस डेट के अकॉर्डिंग, तब मेरी 21 ईयर्स हुई थी, केवल 20 दिन ही छोटा था जो अकॉर्डिंग टू वो जो एज लिमिट होती है उसके अकॉर्डिंग। तो उसके बाद में मैंने फिर उसमें फिजिक्स का फर्स्ट पेपर खराब चला गया, लेकिन आसपास के दोस्तों की तुलना में अच्छा गया, तो मैंने सोचा कि अच्छा ही गया होगा अपना। तो सेकंड पेपर उस वजह से मेरा अच्छा चला गया, माइंडसेट पॉजिटिव था, लेकिन फिर भी ऐसे हो जाता ना यार ये तो 25-30 नंबर ही आ रहे हैं, क्या होने वाला है। तो मेरा रिटर्न खराब गया फर्स्ट पेपर, और सेकंड पेपर मेरा अच्छा था, एवरेज नंबर थे। उसके बाद में जैसे उसी दौरान मेरा बीआरसी का एग्जाम भी था, तो बीआरसी का भी मेरे गोल में रहा नहीं, लेकिन वो सेंटर बीआरसी का और आरपीएससी के दोनों सेंटर उदयपुर थे, और वो बीच में था वो एग्जाम बीआरसी का। तो मैं सोचा दे आता हूँ, क्या दिक्कत है, और वैसे ही निकल गया था पेपर उस टाइम। तो मेरी तैयारी इस तरह की थी कि बीआरसी में ऐसे करके हो गया था। तो ये इधर इसका दौरान रहा। अब आरपीएससी में उसके बाद में इंटरव्यू की बारी आती है।
तो रिटर्न में मेरा क्या हुआ कि रिटर्न ठीक ठाक था, मुझे पता था कि 90 से 92 या 93 के आसपास नंबर है। तो मैंने इंटरव्यू बैच यहाँ पर ज्वाइन किया। इंटरव्यू बैच ज्वाइन किया तो सबसे पहली क्लास जो अशोक के नागावत सर की थी, तो मैंने वो क्लास 2 घंटे और 42 से 58 मिनट के आसपास की थी, मुझे एग्जैक्टली याद है। तो वो वीडियो मैंने पूरी सुनी लगातार बिना कोई स्टॉप किए। तो मुझे लग गया कि हाँ, मतलब यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो बातों को बढ़ा चढ़ा के नहीं रख रहे, जो वास्तविकता है उसको सामने रख रहे हैं। और मैंने ये परखना तो सीख लिया था पहले से कि कौन कितना सही बोल रहा है, कौन कितना बोल रहा है। तो मैंने बैच ज्वाइन कर लिया था। फिर उसके बाद में मैंने ये देख लिया था कि इंटरव्यू तो मैं अच्छे से कर लूंगा। तो मैंने यहाँ पर भी इंटरव्यू दिया, कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए, लेकिन मेरा माइंडसेट था वो बहुत अच्छा था। और वो माइंडसेट ही चाहिए होता है इंटरव्यू के लिए। अब मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस सुनाता हूँ, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। कि सबसे पहले जैसे एंटर करता हूँ तो वो सबसे पहले आपसे हाई हेलो करेंगे, क्योंकि वो आपको देखना चाहते हैं कि ये थोड़ा हम्बल है कि भी नहीं है, प्रेशर में तो नहीं आ रहा। तो आपको ऐसे बिल्कुल कर देंगे कि हाँ अब कोई दिक्कत नहीं, अब इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये अपना बता पाएगा। मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछे, क्योंकि मैं अपना बिल्कुल अच्छे तरीके से गया था। और उन्होंने मेरे से सबसे पहले जाते ही क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए। तो उन्होंने कहा कि कौन सा सब्जेक्ट आप बताना चाहोगे जीके में, राजस्थान जीके में। मेरे जो चेयरमैन थे संजय कुमार चौधरी है, तो उनका पैनल था। तो वैसे तो चेयरमैन का पैनल होता है, लोग डर जाते हैं, लेकिन मैं खुश हो गया था। मैंने सोचा यार रिटायर्ड आईपीएस है, तो बुरा तो नहीं करेगा मेरे साथ, कम से कम समझ के मेरे को टेस्ट करेगा, मैं अच्छा हूँ तो मेरे को लेगा, नहीं लेगा। तो ऐसे डरा नहीं, मैं बिल्कुल हम्बलनेस के साथ वहाँ बैठ गया। और सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा मेरे से कि आप कौन सा सब्जेक्ट बताना चाहोगे। तो मैं ज्योग्राफी बता दिया, सर राजस्थान ज्योग्राफी में प्रेफर करूंगा। फिर उन्होंने कहा कि नहीं ये नहीं, और कोई और बताओ। तो मैंने कहा सर पॉलिटी बता सकता हूँ। नहीं और कोई बताओ। मुझे पता था कि वो आर्ट कल्चर और इन पे ले जाएंगे मेरे को, मैं बिल्कुल क्लियर था, मेरा बिल्कुल माइंड काम कर रहा था। मैंने बोला सर इकोनॉमी, और कोई, मैं सर करंट। फिर बोला आर्ट कल्चर भी बोल दूंगा। सॉरी सर आप इतना नहीं है, 8 महीने हो गए रिटर्न के बाद में, तो मैंने पढ़ा नहीं। उन्होंने फिर पूछा कि उसी टाइम राज्यसभा में कुछ इलेक्ट हुए थे लोग, 4 अपने यहाँ से राजस्थान से। अब मैं क्या था कि वहाँ पे राहुल गांधी का कोई एक पोस्ट देख लिया, तो उसमें 3 मेंबर कांग्रेस के थे और 1 मेंबर बीजेपी का था। तो मुझे लगा कि 3 इलेक्ट हुए ओनली। तो मैंने कहा, उन्होंने पूछा कितने इलेक्ट हुए इस बार। तो मैंने कहा कि सर 3 हुए। तो उन्होंने बोला कि आप श्योर हो। तो मैंने कहा बिल्कुल सर श्योर हूँ, कॉन्फिडेंस तो मेरे में भरपूर था पूरा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, चलो प्रोसीजर बताओ। तो मैं डिफेंस की तैयारी कर चुका था, तो वहाँ पे इंडिया जी क्या आता है यूपीएससी सीडीएस में। तो मैंने वो बता दिया कि राज्यसभा को इलेक्ट करने का क्या प्रोसीजर होता है। उसके बाद ने उन्होंने राजस्थान के कुछ क्वेश्चन पूछे, लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास पूछे। उनमें हर थोड़ी देर के बाद मैं बोल देता सॉरी सर, बताता नहीं आंसर, सॉरी सर। लगातार 10 बार मैंने सॉरी बोला, सॉरी सर। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आपसे सब्जेक्ट पूछते हैं। तो सब्जेक्ट में उन्होंने पूछा कि मेरा जो प्रोजेक्ट है, वैसे ऐसी बातें बताना ठीक नहीं है, लेकिन मेरा प्रोजेक्ट ऑप्टिकल फाइबर पे था। और मैंने ऑप्टिकल फाइबर पे ज़्यादा काम नहीं किया, क्योंकि हमारा कोविड का बैच था। तो एक्सपेरिमेंट वगैरह हमने कुछ किया नहीं, थ्योरी पढ़ी तो इतनी अच्छे से नहीं पढ़ पाए। तो उन्होंने पूछा कि आपने पेपर्स कहाँ से पढ़े हैं, जो जनरल पेपर्स होते हैं, रिसर्च पेपर्स होते हैं। तो मैंने कहा कि सर सुपर कंडक्टिविटी पे पढ़े हैं मैंने बहुत सारे। अच्छा इसी पे काम किया होगा। मैं हाँ सर इसी पे काम किया। लेकिन मैं सुपर कंडक्टिविटी पूरा श्योर था, मैंने पूरी रिसर्च पढ़ रखी थी कि करंट में अभी क्या हुआ है, पास्ट क्या रहा है उसका, सारी चीजें। तो वहां पे यदि दिमाग से खेलो, अब मैं सुपर कंडक्टिविटी बोल देता और उनसे मेरे को क्रॉस क्वेश्चन करते और मैं अच्छे से आंसर नहीं देता, तो वो कहते कि यार नहीं यार ऐसे ही कुछ दे रहा। तो वहां हमारे मार्कशीट में पहले ही देख लिया था कि ऐसा तो नहीं लिखा हुआ कि प्रोजेक्ट, तो हमारे लिखा होता है प्रोजेक्ट फर्स्ट, प्रोजेक्ट सेकंड, नाम नहीं है कि किस टॉपिक पे। तो मैंने सुपर कंडक्टिविटी बोला। उन्होंने फिर क्वेश्चंस पूछे, सारे क्वेश्चंस के सेटिस्फेक्शन के साथ आंसर दे दिए। फिर उन्होंने एक लास्ट क्वेश्चन पूछा था। उन्होंने कहा कि ये चाय का जो गिलास है जो मिट्टी का बना हुआ है, क्या इसमें सुपर कंडक्टिविटी मिल सकती है, सिरेमिक का होता है बेसिकली, इसमें सुपर कंडक्टिविटी हो सकती है क्या। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन और बोला कि ये भी बताओ कि मेटल में ही जरूरी है क्या सुपर कंडक्टिविटी हो, किसी नॉन मेटल में या और किसी मेटेरियल में नहीं हो सकती क्या। तो मैंने करंट ही कोई रिसर्च पढ़ी थी हाइड्रोजन गैस के बारे में, कि वो भी एक जो वो एक सिचुएशन होती है, उसमें नो जो प्रेशर वगैरह और टेम्परेचर को वेरी कर करके उसमें भी सुपर कंडक्टिविटी, जो कि वो मेटल नहीं है। तो मैं कह दिया कि ये तो श्योर है कि मेटल में ऐसा जरूरी नहीं है। तो ऐसे करके वो एक क्वेश्चन था जहाँ पे थोड़ा सा अटका था, लेकिन उसमें भी मैंने एक आंसर दे दिया था कि कंपलसरी नहीं है कि ऐसा मेटल में ही हो, और किसी मटेरियल में हो सकता है। और उसी टाइम में आईआईटी बॉम्बे का भी एक एक्सपेरिमेंट था, तो ऐसे करके उसमें हो गया। तो ये मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था। अब इंटरव्यू के एक्सपीरियंस, जो मेरा इंटरव्यू था वो बहुत अच्छा गया। जब मार्क्स रिलीज होंगे तब आप देखना कि नॉर्मल कैंडिडेट से भी बहुत ज्यादा मार्क्स है मेरा रिटर्न के अकॉर्डिंग तो मेरा सिलेक्शन होता ही नहीं। तो जो भी मेरा था इंटरव्यू में था, और इंटरव्यू मैंने यहीं से बैच ज्वाइन किया था।
और सर थे, मैडम थे, और अग्रवाल कॉलेज की जो एचओडी मैम है मीनलबा अपना मैम, वो मेरे पैनल में थे। तो तीनों बहुत अच्छे लोग थे। मीनलबा जो मीनल मैम भी हैं वो उनके वहीं पढ़ा हुआ था, तो वो भी अच्छे लोग। तो इंटरव्यू में मेरे को कम्प्लीटली बता दिया था कि तुम्हें बस जो तुम्हें आता है वो बताओ, और कुछ जगहों पे मुझे प्रॉब्लम्स थी तो वो भी उन्होंने आइडेंटिफाई कर ली कि तुम्हें ये चीज़ों को ऐसे ऐसे करना है। तो उस वजह से मेरा इंटरव्यू बढ़िया गया। तो मेरा ओवरऑल जो सिलेक्शन है वो इंटरव्यू की वजह से, मेहनत मैंने रिटर्न में बहुत की थी, लेकिन मेरे माइंडसेट, जो मेरी जो कोचिंग थी, जो मैंने वीडियोस देखे यहाँ पर, जो दीपक भटनागर सर भी थे, एसओके नागावत सर भी थे, इन सब के लेक्चर्स देखे, तो उन सब से मुझे क्लियर हो गया था कि इंटरव्यू में, तो ओवरऑल सिलेक्शन मेरा इंटरव्यू की वजह से। और मेरा जो वेटिंग था, तो वेटिंग क्लियर हुआ है मेरा। वैसे तो मेरी देखो, यदि आप मेहनत करते हो ना तो किस्मत आपका हमेशा साथ देगी। मेरा जो इसमें एक्स सर्विसमैन की जो वेटिंग थी, जो 35 सीट थी अपने पास, उनमें 34 ने ज्वाइन कर लिया, बची हुई एक सीट थी, उस पर कोई एक्स सर्विसमैन थे, वो एक्स सर्विसमैन किसी और सर्विस में, तो वो सीट किसको जाएगी? ऑब्वियसली एक्स सर्विसमैन को जाएगी, लेकिन वेटिंग में एक्स सर्विसमैन का कोई है ही नहीं। तो ये भी एक पहला। दूसरा कि वो एक्स सर्विसमैन किस कैटेगरी का है, उसको ये सीट जाएगी। वो कैटेगरी है उसकी ओबीसी। ओबीसी में मेरी फर्स्ट वेटिंग, जनरल वेटिंग मेरी 4, गलती से वो जनरल का होता तो भी मुझे नहीं मिलती, एक्स सर्विसमैन कोई और होता तो भी नहीं मिलती। तो मेरे संजोग बहुत ज़्यादा हुए। और पिछले 10 महीने से मैं उस वेबसाइट को स्क्रॉल कर रहा हूँ कि कब मेरा रिजल्ट आएगा, कब मेरा रिजल्ट आएगा। रिजल्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहा कि मैं सो रहा था, एक दोस्त ने मेरे को पीडीएफ भेज के कॉल किया, तो मैं सो के उठने के बाद कॉल देखा, उसको कॉल किया, मैच किया रोल नंबर, विश्वास नहीं हुआ। फिर दोस्तों को जाके दिखाया कि यार ये मेरे एडमिट कार्ड की फ़ोटो है, ये मेरा, ये देखे सेम ही है क्या? तो फिर हो गया कि हाँ, फिर मैं बोला कि अनाउंस कर सकता हूँ। और मैडम की मेरे साथ चैट है, तो उसमें बिल्कुल क्लियरली मैडम ने हमेशा से मेरे को यही बोला कि तेरा होगा, तेरा पक्का हो जाएगा। ऐसे हमारे जो पॉजिटिव, इन्होंने भी, सब लोगों का ये था कि इसका हो जाएगा, और फाइनली हो गया मेरा। और इसकी बहुत ज़्यादा खुशी है कि फाइनली वेटिंग क्लियर हो गई। और इस बार जो इसमें जो मैं लगा हूँ, देखो बहुत सारी बातें हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन के दौरान आती हैं कि हम भी कर सकते हैं क्या, क्योंकि मेरा उस टाइम नेट जेआरएफ नहीं था। मेरा नेट जेआरएफ अभी 2022 में हुआ है, एग्जाम में 2021 में दे चुका। तो मेरा क्या था कि मैं डिफेंस में लगा हुआ था, मुझे कोई मतलब ही नहीं था फिजिक्स से, सही बताऊं तो, कि मुझे अपना एकेडमिक करना है, मेरा एक बैकअप है, कहीं अच्छी सी नौकरी कर लूंगा, टाइम पास हो जाएगा बढ़िया, नहीं भी होता तो डिफेंस में। तो मैंने एग्जाम दे दिया, मेरा कोई नेट जेआरएफ नहीं था। तो दोस्त क्या कहते थे कि यार तेरे दोस्त वगैरह हैं, सबके जेआरएफ हो रखे हैं, तेरा कहाँ से होगा, तेरा तो नेट भी नहीं है, कल को इंटरव्यू हो गया मान लो और एग्जाम हो नहीं रही तो तेरा क्या होगा। मैंने 24 मार्च 2022 को मेरा जेआरएफ का लेटर आया था, जुलाई में मेरा इंटरव्यू था, 28 मार्च को मेरा रिजल्ट आया था। ऐसे करके मैंने वो सब किया। तो देखो, बैरियर डालोगे दिमाग में कि नहीं नहीं मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है, मेरे घर पे ये सिचुएशन है, मेरा वो हो गया, तो कुछ भी नहीं होना। और यदि तुमने सोच लिया कि नहीं मुझे तो करना है, फिर तुम कहीं भी पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, रूम क्या है तुम्हारा, कोई मैटर नहीं करता, तुम्हारी प्रिपरेशन क्या है, जो डेडिकेशन लेवल है ना, वो बहुत हाई चाहिए अपने अंदर, वो चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है, कोई मैटर नहीं करता। मैं फिजिक्स में मेरे 58 मार्क्स है, क्या समझते हो 12th क्लास में, और मैं सबसे कम उम्र में बनने वाला प्रोफेसर हूँ। ये तो बाद में एक एज लिमिट आगे कर दी। तो मेरे ही एक दोस्त हैं मीना जी, यहाँ से दौसा वगैरह से, तो वो उससे भी वो हैं। बाकी जूलॉजी, बाकी जितने भी सब्जेक्ट मेरे पास पीडीएफ है, उनमें सबसे कम उम्र का प्रोफेसर हूँ मैं। और अभी तो 24 साल हो गई, लेकिन जिस साल मैंने भरा था उस टाइम में 21 साल का ही था केवल। तो यदि उस टाइम बैरियर डालता ही नहीं, मैंने फिजिक्स छोड़ दी 2 साल से, नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें सब केवल दिमाग की साइकोलॉजिकल चीज़ें होती हैं, बाकी कुछ नहीं है। उसके बाद में मैंने यहाँ अपने लोकल सापरा में काम करना शुरू किया। वहाँ से कभी नीट वगैरह में सिलेक्शन नहीं हुए, तो मेरा पहला बैच था, उसमें एक स्टूडेंट का एमसी ऋषिकेश में सिलेक्शन हो गया। तो उन दोस्तों के साथ में वहाँ पर क्या था कि एक होता है ना कि अपने अंदर अपने जो अनुभव हैं या तुमने जो मेहनत की उस पर तुम्हें विश्वास है, तो हाँ सब कुछ तुम्हें मिल सकता है। और सापरा से पहली बार 3 बच्चों का 12th के साथ में नीट में सिलेक्शन हुआ इस बार। तो यहाँ तक मेरी जर्नी रही। अब मैं जैसे ही ज्वाइन करूँगा, तो पहले तुम्हें मैं राजस्थान जीके का बता देता हूँ कि कैसे क्या मैंने किया और कैसे क्या तुम्हें करना है। तो ज्योग्राफी का मैंने बेसिकली उत्कर्ष से ज्वाइन किया था, तो ज्योग्राफी मैंने वहाँ से कंप्लीट कर ली थी। इकोनॉमी की बात करें तो वो ज्योग्राफी का पोर्शन है, तो वहाँ पे एक तो इकोनॉमिक सर्वे जो स्प्रिंग बोर्ड से किया था मैंने, एक इकोनॉमी का बजट जो भी स्प्रिंग बोर्ड से किया था। इन दोनों को करोगे तो ज्योग्राफी और इकोनॉमी को कंप्लीट हो जाएगा। ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग रहने वाले। इसके बाद में पॉलिटी है, तो जैसे टॉपिक मैंने डाला और यूट्यूब से मैंने टॉपिक को देख लिया कि हाँ जैसे राज्यपाल का पढ़ना है तो राज्यपाल का डाल दिया, और किसी का जैसे महिला आयोग का डालना है महिला आयोग का डाल दिया। तो ऐसे यूट्यूब से ऐसे सिलेक्टिव देख देख के नोट्स बना के ऐसे करके मैंने पढ़ लिया।
करंट अफेयर के लिए मैंने मूमल देखी थी, जो मंथली वाली थी, वो पिछले 7-8 महीने तक की मैं देख लिया था, क्योंकि फिर टाइम मिल गया था। पहले तो 5-6 महीने की देखी थी, फिर 1 साल तक की थी भी मैंने देख ली थी। जो मंथली वाली मैंने देखी थी, वार्षिकांक मैंने नहीं देखा था। उसके बाद में आर्ट कल्चर में लगभग कंप्लीट किया था, साहित्य का पार्ट को छोड़ दिया था क्योंकि वो बहुत बड़ा लिटरेचर वाला पार्ट, और मैंने हिस्ट्री कंप्लीट नहीं करके गया था, लेकिन सिलेक्टिव जरूर किया था। जैसे 1857 की क्रांति है, आंदोलन वगैरह, तो वो सब किए थे, लेकिन हिस्ट्री मैंने ये जो राजवंश वगैरह उस टाइम नहीं किए थे। मैं ऐसा नहीं कह रहा तुम मत करो, लेकिन तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि तुम्हारे पास जो टाइम है और जो तुम्हारे पास चीजें अवेलेबल है, उनमें ऐसे करो कि तुम्हें सबसे ज्यादा आउटपुट मिले। उस तरह से सिलेक्टिव मैंने काम किया था। और ये मेरा इसमें जो भी जीके का पोर्शन था, तो ये जीके का पोर्शन ऐसे रहा। तो ज्योग्राफी और इकोनॉमी को साथ मैच करके पढ़ना है, करंट आपको मूमल से पढ़ना है, पॉलिटी को यूट्यूब वगैरह से जैसे भी सिलेक्टिव पढ़ना, ज्यादा बड़ा पॉलिटी है नहीं। और हिस्ट्री आर्ट कल्चर में मैंने सिलेक्टिव पढ़ा था, मेरे जो अकॉर्डिंग था मैंने सिलेक्टिव पढ़ा था ओनली। और इन इंटरव्यू के लिए मैंने बता ही दिया। और रिटर्न में क्या है कि रिटर्न में थोड़ा सा टेस्ट सीरीज इनको थोड़ा सीरियस दिया करो। ऐसे मान, मैंने एक भी जो मेरी गलती हुई, वो सबसे बड़ी गलती क्या थी कि मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की थी। एक सिंगल टेस्ट नहीं दिया था मैंने, सिंगल टेस्ट भी नहीं दिया था मैंने। ओनली मैं प्रैक्टिस करता था, टॉपिक्स पढ़ता था, प्रैक्टिस करता था, टॉपिक्स पढ़ता था। ऐसे नहीं कि अभी भी माइंडसेट ऐसा नहीं बनाया कि मैं एक साथ बैठ के 1 से 150 क्वेश्चंस को सोल्व कर लूँ, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। वो मेरा सबसे बड़ी गलती थी जो हुआ, नहीं तो मेरा पहले भी हो जाता, यदि 1-2 नंबरों का ही तो चक्कर था वेटिंग में। तो ये वाली मैंने गलती थी। तो टेस्ट सीरीज वाला सबसे, वो उसको थोड़ा सीरियस होके देना, ज्वाइन करने से ही मतलब नहीं है, उसको थोड़ा सीरियस होके दोगे, उसी माइंडसेट से दोगे कि नहीं 3 घंटे में निपटाना है, कैसे करना है, काम करना, वो सारा माइंडसेट होना चाहिए। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। और आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। देखो मैंने जो तैयारी की है ना, वो बंद कमरे तैयारी की है, मैंने कोई जयपुर रह के तैयारी नहीं की। मैं लाइब्रेरी जाता था, सुबह उठ के जाता था 7 बजे, रात को 7 बजे आता था। मम्मी के पैर में प्रॉब्लम होती थी, लेकिन फिर भी वो खाना बना के देती थी मुझे। तो वो चीजें मेरे ऐसे था कि नहीं, मम्मी मेरे लिए इतना कर रही है तो मैं पढ़ूंगा। तो फिर उसके बाद शाम को 7 बजे आता था, खाना खा के 8 बजे सोता था, लेकिन मेरे को नींद नहीं आती थी क्योंकि मेरे बहुत पता नहीं क्या हो रखा था। मैं, और ऐसा नहीं है कि मैंने नींद नहीं आती थी तो मेरा दिमाग नहीं चलता था, कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मैं क्या करता था, मेरे पास हेडफोन थे, हेडफोन लगाया मैंने। उत्कर्ष में क्या होता है, ऑडियो में भी होता है, तुम्हारी क्लास वीडियो के साथ साथ ऑडियो में भी होती है। ऑडियो लगा के, उसको लगा के मैं सो जाता था, तो 20 मिनट की क्लास वैसे कंप्लीट हो जाती थी। फिर रात को 12 बजे उठता था, रात को 1-2 बजे के आसपास पापा ट्रक चला के आते थे, तो उनके लिए खाना भी रखा हुआ होता था, तो मैं उनको खाना वगैरह का कर देता था। तो 12 बजे के बाद में 4 बजे तक रात को पढ़ा करता था। फिर 4 बजे सोता था, फिर 6 बजे मम्मी उठा देती थी। फिर उसके बाद में वही 7 बजे तक के लिए तैयार होना, फिर उसके बाद अपनी बाइक से जाता था। और ऐसे करके लाइब्रेरी मैंने, ऐसे करके मेरा 12, 15, 16 घंटे का जो साइकिल होता था वो चलता रहता। इस तरह से मैंने तैयारी की थी। अब उसमें क्या था कि देखो हमेशा, जैसे एक सिचुएशन बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि मेरे वो मीटिंग वगैरह और लूज मोशन वगैरह हो गए, तो बुखार होता था तो मैं कभी लाइब्रेरी छोड़ा नहीं, लेकिन लूज मोशन ऐसा था कि उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, फिर भी मैं लाइब्रेरी आया। अब लाइब्रेरी में आया तो लूज मोशन आया तो मैं चला गया वॉशरूम में। अब वो लाइब्रेरी वाला मुझे बोलता है कि नहीं नहीं भाई, वॉशरूम तुम नहीं जा सकते, तुम ओनली टॉयलेट के लिए यूज कर सकते हो, वॉशरूम के लिए यूज नहीं कर सकते, आपको ऐसा नहीं कर सकते, आपको घर जाना पड़ेगा। तब वो दिन था जिस दिन मैंने एक दिन लाइब्रेरी छोड़ी थी पंचुअलिटी के साथ। 4 महीने मैंने रेगुलर लाइब्रेरी की। बुखार वगैरह को तो मैंने देखता ही नहीं था। तो ऑप्शन तुम्हें देखना था कि तुम बीमारी को बहाना बना के तुम्हें घर पे बैठना या तुम्हें तैयारी करनी है। तो वो हर जगह तुम्हें प्रायोरिटी फिक्स करनी है। दोस्त की शादी है तो तुम्हें फिक्स करना है कि, और एक इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ, मेरे परिवार में एक शादी थी, तो शादी में ऑब्वियसली वहां से लाइब्रेरी से आके मैं जिम में जा भी सकता था, लेकिन मैं क्या करता था, मैं सोचता था यार मैं ये खाना खा लिया, मैं रेगुलर मम्मी जो खाना बना रही है वो खा रहा हूँ, मेरे सही हो रहा है, डाइजेशन नहीं हुआ और मैं गलती से बीमार पड़ गया तो मेरे तो 2 दिन खराब हो जाएंगे। मैं खाना नहीं खाता था, मम्मी आके खाना बना के देती थी, तब खाना खाता था। मैंने कोई फंक्शन अटेंड नहीं किया, किसी दोस्त के पास नहीं गया, क्योंकि सारा समाज, सारे दोस्त समझ जाएंगे बाद में जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा कि ये किसी काम के लिए अपने से नहीं मिल पा रहा था। उस टाइम उनको बुरा लग सकता है। और जो बाकी जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं ना, मोबाइल्स के डिस्ट्रैक्शन हो गए, रिलेशनशिप के डिस्ट्रैक्शन हो गए अपनी जैसे एज में, ऐसा मेरे कुछ भी नहीं था, क्योंकि मेरा पूरा ऐसे गोल था कि मुझे इस बार निकालना, मुझे इस बार निकालना, मुझे इस बार निकालना है। और वो शिद्दत की मेहनत ही थी कि मुझे वेटिंग मेरी 10 महीने के बाद के लिए रही, फाइनली मुझे मिला। तो ये सारी चीजें उसमें बहुत मायने रखती है। तो मेहनत करोगे तो तुम्हें मिलेगा, फिर तुम्हारा ये मायने रखता कि कौन सी चीज। तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, मेरी बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने जी हैं, और बहुत ग्राउंड से उठा हुआ हूं मैं। मैंने एक तैयारी के दौरान एक पजामा और एक टी शर्ट में मैंने पूरे 7 महीने निकाले।
इतनी हम्बलनेस, इतनी सरलता, कभी चेहरा उठा के ऐसे ऊपर उठा के नहीं किसी को देखता था, अपने काम से काम रखता था, गया आया ये काम चलता रहता था। तो तुम भी उस शिद्दत से मेहनत करोगे तो तुम्हें सफलता क्यों नहीं मिलेगी। लेकिन तुम्हें खुद को ढूंढना है कि तुम्हें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। देखो वो मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर मेरा कभी प्लान में हिस्सा नहीं था, वो मेरा एक बैकअप था। मैं उस बैकअप के लिए इतनी मेहनत कर सकता हूँ, तो तुम लोग तो तुम्हारा तो वो गोल है, तुम्हें तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और तुम्हें कितने सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, तो वो तुम डिसाइड करो कि तुम्हें क्यों असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। और बाकी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका नेट भी होगा, जेआरएफ भी होगा, तुम में से किसी का नहीं होगा, किसी का होगा, तो तुम्हें इसमें कितना कंपटीशन है। तुम यदि अभी मेरे पास बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है कि एग्जाम पोस्टपोन तो नहीं हो रही, एग्जाम पोस्टपोन हो रही है, तो हम थोड़ा सा लूज पड़ जाते हैं, क्योंकि इंसान क्या करता है कि हमेशा उन चीज़ों को ढूंढना चाहता है जिससे शरीर कंफर्टेबल कंडीशंस में चले जाए। क्या मैटर करता है, तुम्हारा अल्टीमेट गोल क्या, असिस्टेंट प्रोफेसर, आज लगे चाहे आज के 2 साल बाद लगे, तुम्हें तो तैयारी उसी लेवल से करना है, क्योंकि तुम्हारा कॉम्पिटिटर कभी भी बैठेगा नहीं इस बात को सोच के कि एग्जाम आगे चलेगी तो मैं भी अभी बैठ जाता हूँ, ऐसा कभी। तो जो जितना करेगा वो उतना आगे जाएगा। और ये मेरा अनुभव रहा। अब आप बिल्कुल जो भी वो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि थोड़ा सेशन लंबा हो जाएगा, लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है ये बातें सुनने में, सब्जेक्ट रिलेटेड जो बातें वो सब्जेक्ट रिलेटेड अपन बातें कर सकते हैं। कोई भी डाउट ऐसे किसी भी पॉइंट पे, जैसे अभी हम बात कर रहे थे सर के साथ कि सीबीएच पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। देखो सीबीएच का क्या है कि तुम्हारा अल्टीमेट, जैसे सर वगैरह जो नोट्स पढ़ा रहे हैं वो प्रायोरिटी पे हो गया, वो 80% तुम्हारी प्रायोरिटी है, लेकिन वो 20% तुम्हारे सीबीएच को करना है। जैसे एसिलरेटर हो गया, डिडक्टर हो गया, वो सारे कहाँ से पढ़ने हैं, एनसीईआरटी से पढ़ने हैं। पार्टिकल फिजिक्स में भी कुछ कुछ जगहों पे कोई बातें जो डायरेक्टली तुम्हारा उठा लेता है। न्यूक्लियर फिजिक्स में तो जो पहले वाले कुछ चैप्टर्स है ना, उनके डायरेक्ट स्टेटमेंट उठाए हुए हैं कि Z² का मान कितना होगा ताकि न्यूक्लियर तुम्हारा स्टेबल हो जाए। कोई नहीं करता, मैंने भी आज तक नहीं किया। वो क्वेश्चन बाद में मैंने जाके देखा कि वो CGH की थोड़ी हाईलाइट करके ब्लैक लाइंस में लिखा हुआ था कि ये स्टेटमेंट था, डायरेक्टली स्टेटमेंट पूछ ली। हाँ ये मैं मानता हूँ कि कुछ टॉपिक्स के लिए तुम्हें सीबीएच नहीं पढ़ना, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं छोड़ सकते तुम सीबीएच, इलेक्ट्रॉनिक्स तुम्हें करना ही पड़ेगा। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स सीबीएस से नहीं किया। सीबीएस तो तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक्स में तो करके ही जानी है। जितने भी मेरे दोस्त पिछली बार इंटरव्यू के लिए गए थे, फाइनल सिलेक्शन हुआ, सीबीएस उनके सबसे पहले बेंच पे रखे हुए थे कि सीबीएस तो रखनी है इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसके बिना तो काम ही नहीं चलना। तो सीबीएस तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री है। कोई चीज़ है जैसे सिलेबस बहुत वास्ट है, नेट जेआरएफ तो बहुत आसान है इस एग्जाम के सामने, तुम्हें लगेगा क्या बात कर रहे हो, हाँ क्योंकि उसमें सिलेक्टिव है। वहां तुम 5-7 टॉपिक को भी कर जाओगे ना, 5-7 बुक को भी काम हो जाएगा, या 10 की 10 बुक तुम्हें कंप्लीट करनी है। तो क्या होगा कि नेट जेआरएफ कभी भी इनको नहीं करना पड़ेगा तुम्हें। 30 से 40% तुम्हें ऐसे, जैसे कि नॉर्मली क्या होता है, कोई इंस्टीट्यूट में जाओगे वो क्या करेंगे, आपको नेट जेआरएफ वाला जो कोर्स है वही टिका देंगे कि नेट जेआरएफ का, आपको पर्टिकुलर असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कोई नहीं करवाने वाला। तो वो लोग क्या करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। मेरे से पूछता है तो देखो बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता, बाकी 2 साल पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने यूट्यूब पे बोली है, वो यहाँ पे नहीं रखना चाहता, क्योंकि अपने को कोई कंट्रोवर्सी नहीं लेनी, अपने को बहुत ईमानदारी से काम करना, अपने को दुनिया अपनी ईमानदारी से जाने, अपन क्यों किसी चीज़ के बारे में बोले। लेकिन हाँ सीबीएच का बहुत सारी जगहों पे बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक्स में तो सबसे ज़्यादा, वो तो करनी ही पड़ेगी तुम्हें, ठीक। तो ये सीबीएच वाला पोर्शन था। और कोई कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में, जैसे तुम्हें लग रहा है कि हमें कभी कभी ऐसे लगता है कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो देखो भाई सिलेक्शन का तो कुछ नहीं है, जो जितना दौड़ेगा वो उतना आगे जाएगा। या तो तुम ये जो साइकोलॉजिकल चीजों को अपने ऊपर हावी कर गया तो बैठ जाओ, या तैयारी कर लो, ऑप्शन तुम्हारे पास है, किसको प्रायोरिटी देना चाहते हो। तो ये सारी चीजें तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, ठीक। और भी यदि कोई पूछना चाहो तो पूछ सकते। बाकी मैंने ये सबसे स्पेशल मेरी अचीवमेंट इसलिए थी कि लोगों को बहुत टाइम लग जाता, तुम वो देखना रिजल्ट की लिस्ट निकाल के कि कितनी कितनी उनकी एज है। सबसे ज्यादा स्पेशल इसलिए यही था कि मैंने बहुत कम एज में लगा, और ये मेरा कभी गोल नहीं रहा, फिर भी मैंने इसको क्लियर किया और इतनी शिद्दत से मेहनत की। तो ये सारी जो जर्नी है ये मेरे सबसे स्पेशल है। और मैंने ये जितनी भी एक एक बात बोली है, इनसे भी बहुत गहरी गहरी बातें जो मैंने तुम इन लोगों को नहीं बताई, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पर्सनल हो जाती है। इन सब चीजों से मैं गुजरा। पिताजी मेरे ट्रक ड्राइवर है, बहुत आम इंसान, अभी मैं बहुत पैसे कमा रहा हूँ इस टाइम, लेकिन मेरे पिताजी कभी बोलते हैं कि नहीं ट्रक ड्राइवर वाला जो काम अब भी नहीं छोड़ूंगा मैं, जिस दिन नौकरी लग जाएगा उस दिन। नौकरी के दिन मैंने पापा को बोला कि अब मत कह देना कि मैं नहीं छोड़ रहा, तो दिवाली पे उनको विदा कर देंगे उन सबसे। मम्मी मेरी हाउसवाइफ है, बिल्कुल पहली क्लास में भी नहीं पढ़ी हुई, लेकिन बहुत अच्छी मदर है मेरी। मैंने ऐसे माता पिता कभी ऐसे पाए नहीं जिन्होंने सब कुछ दे दिया, क्योंकि मेरे माता पिता का ये है कि शिक्षा का केवल मात्र एक ऐसा क्षेत्र है जो हमारी जिंदगी को बदल सकता है,
और बहुत बदल चुका। हमारे 20 साल में जो हमारे परिवार का ट्रांजिशन हुआ वो बहुत बदल चुका, केवल मात्र एक जगह से, शिक्षा के क्षेत्र से। तो ऐसे माता पिता हैं जिन्होंने एक भी क्लास नहीं पढ़ा और उन्होंने हमको पढ़ाया। तो इस वजह से हमने बहुत ग्रामीण परिवेश से रहे हैं, बहुत सरल स्वभाव हमने रखा है और बहुत अच्छे अच्छे लोग हमें मिले। जैसे नरेंद्र सर को तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ, जब मैं बीएससी कर रहा था तो ये जो टोंक फाटक है उसके पास में इनकी कोचिंग थी, जो गट्टा करके एक बोलते हैं उस जगह को, तब से मैं इनको जानता हूँ। वंदना मैम का जब स्पेन का हुआ, इनसे जब जुड़ा इंटरव्यू के बाद में, तो तब से इनके हमारे कांटेक्ट हैं और बहुत अच्छे लोगों से ऐसे मिलना हुआ, इनके द्वारा भी मिलना हुआ। मिनल मैम भी आई उस टाइम, तो इसमें स्पेन एजुकेशन का बहुत बहुत। और मेरे से बहुत सारे लोगों ने कहा कि तुम हमारे कोचिंग में आओ, पहले के रहे हुए हो, तुमने ये हमारा बीआरसी का ये ज्वाइन किया, वो ज्वाइन किया। मैं कहीं नहीं गया, क्योंकि हमेशा मैंने जो समझा, मैंने जो ईमानदारी रखी उस ईमानदारी को बस तुम्हें सामने रख दी। और मैं बहुत कम उम्र का हूँ, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि बातों को जोड़ते हुए आपको समझाना। कुछ लोग बहुत बढ़िया नरेटर होते हैं, बातों को जोड़ते हुए समझाते हैं, तो मेरे पास वो एक्सपीरियंस नहीं है। उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, थोड़ा टाइम लगा होगा, लेकिन ठीक। थैंक यू। वो आप लोगों ने सुना ही होगा, ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। बूढ़े लोगों से सुनते आए हैं अभी तक। तो इसका इंटरव्यू जब हमने लिया था, एक्चुअली मैं सभी पैनल्स में तो नहीं बैठी थी, लेकिन इसके वाले पैनल में ऐसे सब पैनल जो थे हमने पूरे ऑफिशियली बनाए थे, अलग अलग सब पैनल्स में अलग अलग टीचर्स थे और सब हमने बाहर से बुलाए। इसके पैनल में मेरा नंबर था, सर भी थे और उस दिन मिनल मैम थे। हम तीनों ने इसका लिया था। जब इसका लिया था तो हमें लगा था कि बहुत पॉजिटिव है, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इसने बहुत बेहतर, ऐसा नहीं है कि 100% परफॉर्म करने वाले, कुछ बच्चों ने फिजिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, इसने ऐसा नहीं किया था। लेकिन एक चीज़ जो निकल के आई थी वो ये थी कि ये बहुत पॉजिटिव था। और जो जो चीज़ें हमने आइडेंटिफाई की कि ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं करना है, ऐसा बोलने में, एक जो भी बोलना है क्लियर बोलना है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, वो इसने फॉलो किया और वेटिंग आई। चलो जो भी है, वो अंधेर तो दूर हो ही गया ईश्वर के घर से। और एक बात इसने बहुत अच्छी कही, बहुत सारे बच्चे सवाल पूछते हैं और चूंकि यूट्यूब पे बहुत सारे बच्चे इसको देखने वाले हैं, इसने बताया कि इसकी जेआरएफ नहीं थी उस समय जब इसने रिटर्न एग्जाम दिया था। तो बहुत सारे बच्चे मेरे को फोन करते हैं, ये मान लो आपकी हर 2-3 दिन में एक बच्चा पूछता है कि मेरी जेआरएफ नहीं है या मेरी सेट भी नहीं है, तो क्या मुझे फॉर्म भरना चाहिए और क्या मुझे एग्जाम सीरियसली देना चाहिए। तो उस सवाल का जवाब एक नवनियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर ने दिया है कि बिल्कुल करना चाहिए और बहुत अच्छे से करना चाहिए। अगर अभी भी आपकी नेट, जेआरएफ या सेट या जो मतलब आप स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी नहीं रखते हैं, इवन दो यू शुड प्रिपेयर कॉन्फिडेंटली। कब किस्मत चमक जाए देखो, रिटर्न पहले किया है और जेआरएफ बाद में की है, और फिर भी आज अपने सामने बैठे हुए हैं और ज्वाइन करने वाले हैं। अपन 2-3 दिन बाद इनको जल्दी बधाई देने वाले हैं कि आपने ज्वाइन कर लिया है। ये बात बहुत अच्छी लगी। दूसरी एक जो बात मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये है पंक्चुअलिटी और डिस्ट्रैक्शंस। जो हम बच्चों को कहते हैं, बच्चों को अभी घूमना है, किसी को शादी में जाना है, किसी के घर में प्रोग्राम है, मेरे पापा ने कहा है, मेरी मम्मी ने, डोंट केयर किसने कहा है, अगर आप पंक्चुअल नहीं हो, कितनी बड़ी बात है कि लूज मोशन वाले दिन भी मुझे छोड़ना नहीं है, बुखार में भी जा रहे हैं। तो ये पंक्चुअलिटी जो है वो हर किसी के बस की बात नहीं है। जो इसको फॉलो करता है उसको रिजल्ट आज ना सही, उस समय नहीं मिला, थोड़ा सा ये हताश भी था। हमसे भी बात हुई तो हमने कहा कि भाई आज नहीं तो देखो, जो मेहनत करता है उसका फल जरूर। ये मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ, पढ़ा हुआ तो कभी बेकार नहीं जाएगा। आज पढ़ा है, हो सकता है आज यूज नहीं आए लेकिन किसी दूसरे एग्जाम में यूज है। ये देखो इनके यूज आ गया, 10 महीने बाद वो खुशी मिल गई जो लोगों को 10 महीने पहले मिली थी। अब सबका अपना वक्त होता है, तो भगवान के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है, खुद कुछ उठ के करेंगे तभी ईश्वर अपने लिए कुछ करेगा। जबकि इसका तो ये बैकअप प्लान है जिसके लिए इतना भाग दौड़ रहा है। तुम्हारा तो मेन मोटो यही है। कितनी बड़ी बात है कि इसका तो बैकअप प्लान है कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। ये तो इसका सेकेंडरी प्लान था। इफ आई एम नॉट एबल टू ज्वाइन द CDS देन आई विल गो फॉर दैट। तो बैकअप प्लान के लिए जब आदमी इतना भाग सकता है तो मेन जो प्लान है तुम्हारा जीवन का प्लान ही वही है, उसके लिए तुम क्यों नहीं भाग सकते। तो इसके जीवन से, और फिर बहुत ही साधारण, बच्चों को एक रहता है कि मेरे पिताजी ये वो, आप देखो कितना साधारण परिवार, एकदम साधारण परिवार।
इससे साधारण क्या ही हो सकता है? इससे साधारण क्या ही होगा? हाउसवाइफ, मम्मी, बिल्कुल ना पढ़े लिखे पेरेंट्स, फिर भी एजुकेशन का इतना बड़ा रोल समझते हैं। उनको पता है कि भाई शिक्षा ही एक एकमात्र साधन है जो हमारा जीवन परिवर्तित कर सकती है। ये बात जिसने समझी है और विश्वास किया है और मेहनत की है। आप सोचो कि 4 दिन पढ़े, फिर 4 दिन मौज की, फिर 4 दिन पढ़े, तो फिर पॉसिबल नहीं है। तो आज इन्होंने अपने लिए समय निकाला है और हमें क्या जो मोरल ऑफ द स्टोरी दिया है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, एक बहुत फेमस शेर है ना, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। तो परों को खोल के उड़ोगे तभी तो हो सकता है इनकी तरह मंजिल तक पहुंचो, नहीं तो कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। और ज्वाइन कर रहे हैं और इनका भविष्य का सपना है IAS वगैरह का, उसके लिए हमारी तरफ से, आप सभी की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इसी गति से, मंथर गति से चलते रहे तो UPSC भी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें अगर आप मंथर गति से लगातार लगे रहते हो। अभी मैंने किसी एक UPSC की लड़की का, वो चूरू साइड की है, उसका वीडियो देख रही थी। 7 बार वो जो है असफल हुई। तो मतलब वो हर बार वही लड़कियों के साथ तो शादी का ये वो चलता, 8वीं बार वो सफल हो गई। तो ये तो मंथर गति वाला, और ये तो आर्मी के या डिफेंस की तैयारी करने वाले हैं। तो इनमें संघर्ष करने का जो जज्बा है वो बहुत ज्यादा है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि एक न एक दिन ये यहाँ पधारे और स्पेन परिवार के इसी प्लेटफॉर्म से IAS बन के हमें इसी तरीके से कुछ हमारे बच्चों को मोटिवेशन दे। उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।